यस, गुड मॉर्निंग। तो आज टैक्स में एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम लोग बेसिक्स एक आइडिया दे दिए थे, क्या होता है टैक्स, कितना टाइप होता है, फिर डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और अब अभी आपको इनकम टैक्स ही करना है। उसमें पर्सन क्या होता है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब सीख लिए थे। फिर इनकम कितना टाइप्स का होता है, हेड्स ऑफ इनकम, फिर टैक्सेबल इनकम कैसे करोगे और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये सारा डिटेल सीखे थे। आज हम लोग डिटेल्स आते हैं। एक चैप्टर है स्टेटस। हम लोग जब देखे थे पर्सन, पर्सन में बहुत सारे बोले थे ना, कितना पर्सन था बोलो तो। इंडिविजुअल था, फिर आपका एच था, फिर कंपनी, फिर आपका फार्म, फिर आपका एओपी एंड बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फिर आपका आधार, सॉरी आधार आर्टिफिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ये सब डिफरेंट पर्सन था। तो पर्सन का स्टेटस देखना भी जरूरी है। स्टेटस के हिसाब से टैक्स इंसिडेंस होता है, मतलब जैसा स्टेटस है उसके हिसाब से टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी फाइंड करोगे। कुछ इनकम स्टेटस के हिसाब से उनको इंडिया में टैक्स देना नहीं होगा, और कुछ इनकम उनको इंडिया में टैक्स देना होगा, हो सकता है बाहर से इनकम अर्न कर रहे हैं। तो स्टेटस पे डिपेंड करेगा उनका टैक्स इंसिडेंस इंडिया में आएगा या नहीं। तो इसीलिए सीखना है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो किसी भी पर्सन का स्टेटस जब देखोगे तो इसमें सब अलग अलग था ना। पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल के क्या रूल है, क्योंकि इंडिविजुअल और आपका एच ये थोड़ा सा एक ही जैसा लगेगा। बाकी बोलो, एक कंपनी है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, लोकल अथॉरिटी वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो बाकी जितना भी अदर आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल में ही आ जाता है। इंडिविजुअल बोलो, हम अभी कलकत्ता में है, फिर कुछ दिन बाद हम मान लो नेपाल में कुछ दिन के लिए गए कुछ काम के लिए, कुछ दिन बाद इंग्लैंड में गए, तो बहुत पूरा दुनिया में हम ट्रैवल करते। लेकिन अगर एक कंपनी इंडिया में है, या कंपनी ट्रैवल करते रहेगा, एक बार इंडिया में फिर एक बार नेपाल में, नहीं कर नहीं सकता है। अगर कंपनी एस्टेब्लिश हो गया तो इंडिया में रहेगा, ऑलवेज रहेगा, 365 डेज ही रहेगा, लीप ईयर में 366 डेज ही रहेगा। हाँ, उस कंपनी का कंट्रोल किसी और जगह से हो सकता है, इंडिया से हो सकता है, ठीक है ना। तो जितना भी आर्टिफिशियल, इन लोग का इंडिविजुअल की तरह मूवमेंट नहीं होता है। तो फिर कितना दिन इंडिया में थे, कितना दिन नहीं थे, ये सारा इंडिविजुअल के लिए अलग होता है और बाकी सबके लिए कुछ और होता है, ठीक है ना। ओके, तो स्टेटस जब देखेंगे सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल। देखो, फॉर इंडिविजुअल हम लोग फर्स्ट किसका देख रहे हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन का। और क्वेश्चन आपको इससे 5 मार्क्स मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आपको 10 मार्क्स में भी दे दे, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टेटस के साथ एक इंसिडेंट्स भी सीखेंगे, तो वो दोनों मिला के हो सकते 10 मार्क्स भी दे दे। बट एटलीस्ट कम से कम ये मान के चलो 5 मार्क्स तो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। अब इंडिविजुअल पर्सन, मिस्टर इंडिविजुअल या मिसेस इंडिविजुअल, मिस्टर या मिसेस कोई भी एक इंडिविजुअल को लेते, इंडिविजुअल। इनका स्टेटस जब देखेंगे, अल्टीमेटली इनका स्टेटस के अंदर दो चीज आएगा। इनका स्टेटस में दो चीज आएगा। एक तो हो गया रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम लोग ये बोलते एनआरआई बोलते ना। तो स्टेटस में दो तरह का स्टेटस हो सकता है, एक रेसिडेंट है या नहीं तो नॉन रेसिडेंट है। तो फिर किसको बोलोगे रेसिडेंट, किसको बोलोगे नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के लिए कुछ बेसिक कंडीशन है, सेक्शन 6(1), इसमें कुछ बेसिक कंडीशन दिए। अगर 6(1) बेसिक कंडीशन फुलफिल किए तो हो जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 6(1) बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या बोले, 6(1), सेक्शन 6(1), इसमें बेसिक कंडीशन बता दिया गया कि रेसिडेंट है तो उनके लिए फुलफिल होना चाहिए। अगर वो फुलफिल कर दिए तो उनको बोलोगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर वो फुलफिल नहीं किए तो उनको बोलोगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट, तो इसमें रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कंडीशन क्या हो गया, द पर्सन मतलब इंडिविजुअल फुलफिल्ड सेक्शन 6(1), द इंडिविजुअल मस्ट फुलफिल सेक्शन 6(1)
सेक्शन 6(1) फुलफिल किया, फिर वो हो जाएगा आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 6(1) क्या है वो नीचे लिखेंगे। अब एक डायग्रामेटिकली समझने का, एक चार्ट उससे समझने का। और अगर वो 6(1) सेटिस्फाई नहीं किया फुलफिल, तो वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो नॉट फुलफिल, ये हो जाएगा नॉट फुलफिल सेक्शन 6(1), राइट। तो 6(1) में क्या कंडीशन है देखेंगे। अब मान लो 6(1) फुलफिल कर ही लिए, तो अगर 6(1) फुलफिल किए तो फिर इसमें से देखना होगा, मतलब ये जो रेसिडेंट हो गए ना, इसमें फिर दो तरह का होता है। मतलब रेसिडेंट के अंदर दो आएगा, एक तो ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, सॉरी ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, तो रेसिडेंट में फिर दो हो रहे हैं, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा क्या हो गया आपका नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। हाँ, एक 2-3 साल पहले से एक न्यू और एक लेके आया डीम्ड रेसिडेंट। ठीक है, क्या होता है डीम्ड रेसिडेंट बाद में, पहले ये सीख लो तो अपने आप हो जाएगा डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है बाद में। तो रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट में फिर दो पार्ट हो रहे हैं ना, एक हो गया ऑर्डिनरी रेसिडेंट और सेकंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ORI। ठीक है, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इसको हम बोलोगे NORI, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली तीन स्टेटस हो रहे हैं, एक ORI, सेकंड NORI और लास्ट यहाँ NRI। ठीक है ना, यस। तो कोई भी इंडिविजुअल का ये तीन तरह का स्टेटस हो सकता है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छा सॉरी सॉरी, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते, अब फिर हम आपसे करेंगे। ORI के लिए एक सेक्शन फिर है, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। इसके लिए फॉलो होना चाहिए, ORI के लिए सेक्शन दिया है तो वो सेक्शन फुलफिल कर रहे हैं वो कंडीशन, तो ORI हो जाएगा। अगर वो फुलफिल नहीं किया तो NORI हो जाएगा। क्या है? तो ऑर्डिनरी के लिए इंडिविजुअल मस्ट फुलफिल सेक्शन, इसको बोलते हैं एडिशनल कंडीशन, सेक्शन 6(6). क्या फुलफिल करेंगे? सेक्शन 6(6). तो 6(1) पहले फुलफिल किए तो 6(1) फुलफिल करने से हो जाएगा रेसिडेंट। फिर अगर 6(1) एंड 6(6), 6(1) तो मस्ट, 6(6) भी फुलफिल कर लिए तो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और 6(6) फुलफिल नहीं किए तो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो नॉट फुलफिल, यहां सिर्फ एक लाइन में लिखते हैं नॉट फुलफिल सेक्शन 6(6). तो हम लोग को ध्यान देना होगा दो सेक्शन पे। किसी का स्टेटस इंडिविजुअल देखना है तो सेक्शन 6(1) में ध्यान देना है, इसके बाद सेक्शन 6(6) में ध्यान देना है। 6(1) बताएगा आपको रेसिडेंट और 6(6) बताएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो 6(1) है तभी 6(6) देखना, 6(1) नहीं है तो नॉन रेसिडेंट, तो 6(6) देखना ही नहीं है। ठीक है ना, तो यस बोलो, ये था इंडिविजुअल के लिए रूल्स है। बोलो ये बेसिक रूल अगर समझ में आ गया तो आगे डिस्कस करेंगे दोनों रूल, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। यस बोलो, सबको समझ में आया? तो यस सर। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक कंडीशन 6(1) क्या बोलता है। बेसिक कंडीशन 6(1) क्या बोलते हैं, तो राइट डाउन बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1). बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) फॉर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ROI। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल को दो कंडीशन दिए गए 6(1) में, वो दोनों में से कोई भी एक, एनी वन he or she has to satisfy. So the person has to satisfy, मतलब the individual, the person has to
satisfy या fulfill any one of the following two conditions under section 6(1). There are two conditions. उस पर्सन को कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन तो उनको प्रीवियस ईयर में, पहले सीखे थे ना प्रीवियस ईयर क्या होता है, और करंट असेसमेंट ईयर है क्या? अभी जो ईयर चल रहा है, जैसे हम लोग का ईयर चल रहा है, अप्रैल से शुरू हुआ था 2025, फिर नेक्स्ट मार्च को एंड होगा, है ना? तो अभी असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर, जस्ट प्रीवियस ईयर, मतलब अगर 25-26 हम लोग का असेसमेंट ईयर या हम लोग का एग्जाम में भी यही ईयर रहेगा, तो प्रीवियस ईयर क्या हो रहा है? 24-25। यस, मतलब 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, इस साल प्रीवियस ईयर में वो पर्सन इंडिया में कितना दिन थे फिजिकली, वो उस पर मैटर करता है। कितना दिन फिजिकली थे, तो वो फॉरेन नेशनल भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसको इंडिया नहीं होना पड़ेगा, मतलब ओरिजिन इंडिया होना पड़ेगा ऐसा नहीं। वो फॉरेनर भी हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया में स्टे कर गए कितना दिन, 182 डेज, कितना दिन इंडिया में रहना होगा? 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। तो बस उन्होंने 6(1) फुलफिल कर लिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहे हैं, द पर्सन must be presented physically, in India at least, कम से कम, at least 182 days in the previous year, in the previous year। तो हम लोग एक बार लिख लेते, हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 2024-25, लेकिन ऑलवेज है प्रीवियस ईयर नहीं। अगर असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर 24-25, तो उस प्रीवियस ईयर में उनको 182 डेज फिजिकली रहना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट, कम से कम। उससे ज्यादा हो गया कोई प्रॉब्लम, तो स्टेटस फुलफिल करेगा। उससे एक दिन भी कम हो रहे तो सेक्शन 6(1) का फर्स्ट सेक्शन फुलफिल नहीं होएगा, ठीक है ना? ओके सर, फिजिकली का मतलब क्या है? उनको फिजिकली इंडिया में रहना। अब याद करो, हम लोग ना, आप लोग कॉलेज में कभी कभी ऐसे होते हैं, आप प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आपका फ्रेंड को बोल देते मेरा प्रॉक्सी दे देना, अटेंडेंस हो जाता है ना। तो यहाँ प्रॉक्सी नहीं चलेगा, फिजिकली आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो घर में आप इलीगली चले गए बाहर, तो आप तो बाहर जाने का ही प्रूफ नहीं दे पाओगे, तो उस केस में माना जाएगा आप यहाँ इंडिया में रहे हो, ठीक है ना? तो आप फिजिकली नहीं हो फिर भी माना जाएगा, क्योंकि आप बाहर जाने का प्रूफ ही नहीं दे पाए, तो आपको माना जाएगा ना इंडिया में ही हो। तो यहां थोड़ा ध्यान दो, फिजिकली तो बोल रहे हैं, लेकिन फिजिकली ऑलवेज अप्लाई नहीं होता है। तो बाहर आप जा रहे हो तो बोलो, हम लोग बाहर जब जाते क्या करते बोलो, कैसे करते बोलो? वीजा लेते, अपना पासपोर्ट होता है, वीजा लेते, तभी ना लीगली जा पाओगे। अब इलीगली कहीं पे चले गए तो उसका प्रूफ कैसे दोगे? भाई हम इलीगली बाहर गए थे, उसका प्रूफ तो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा ना। तो हम लोग लीगली बात कर रहे हैं बाबू। तो फिजिकली इंडिया में आप हो, उसका प्रूफ मिल जाएगा, वीजा आपको मिला था या नहीं, कितना दिन के लिए मिला था, उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो इंडिया में फिजिकली 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहना है, एकदम क्लियर है? नाउ अच्छा, ये 182 डेज याद रखने के लिए एक चीज और बता देते। 182 डेज याद रखने के लिए, 1 ईयर बोलो कितना होता है? 365 डेज। 1 ईयर कितना होता है? 365 डेज। उसको आधा कर दो, एग्जैक्टली आधा करो, देखिए 182.5 ही आता है ना? 365 को तो बस अब फ्रैक्शन को छोड़ दो, क्योंकि एटलीस्ट बोला ना 182.5, तो 182 डेज भी रह जाओगे, या उससे अब कितना भी रह जाए, फ्रैक्शन छोड़ दो, आपको डेज याद हो जाएगा। बाई चांस भूल रहे हो सर कितना दिन रहना है, तो कितना दिन लिखे थे, 182 या 180, ये पता नहीं चल रहा है ना? तो इस केस में ईयर को डिवाइड करोगे और जो भी आएगा वो डेज लिख लेना। क्लियर है? ओके, अब सेकेंड सेक्शन में आते हैं, मतलब इसका सेकेंड पॉइंट।
सेकंड कंडीशन। अच्छा, सेकंड और फर्स्ट में और लिख दो, क्योंकि उनको कोई भी एक फुलफिल करना है। फर्स्ट कर लिया तो सेकंड देखना नहीं है, फर्स्ट नहीं हुआ तो फिर सेकंड देखोगे, और सेकंड भी नहीं हुआ तो फिर वो एनआरआई हो जाएगा, 6-1 फुलफिल नहीं किए। तो सेकंड क्या बोल रहा है, कुछ पर्सन के लिए ना कुछ रिलीफ दिया गया। क्या रिलीफ दिया गया वो बाद में देखेंगे, सॉरी। सेकंड क्या बोल रहा है, अगर उन्होंने 182 डेज से कम आ गया, कम दिन रह गया, तो इस केस में ना उनके लिए कुछ एडिशनल और ऐड किया गया। क्या क्या बोल रहे हैं इसमें, देखते। द पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड फिजिकली फिजिकली at least 60 days, 60 days, at least 60 days the person must be presented physically at least कितना दिन, 60 days। but sir, 60 days in the previous year, in the previous year, बोलो प्रीवियस ईयर क्या, 2024-25, इसको करंट प्रीवियस ईयर बोलोगे। लेकिन सर अगर 60 डेज हो गया तो सबके लिए 182 डेज क्यों रखे, ये तो गड़बड़ है। 182 डेज फिर नीचे बोल दिया 60 डेज, नहीं इसमें कुछ एडिशनल है। इसमें 60 डेज प्लस प्लस एंड प्लस, सिर्फ 60 डेज नहीं, उनको और एक चीज दिखाना होगा, प्लस एटलीस्ट 365 डेज, मतलब एक साल, एटलीस्ट 365 डेज इन लास्ट, इससे पहले का 4 प्रीवियस ईयर, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स, तो उनका सेकेंड कंडीशन फुलफिल होएगा। मतलब 24-25 में उन्होंने 60 डेज या उससे ज्यादा रह गया, लेकिन 182 डेज से कम, क्योंकि 182 होने से तो फास्ट ही फुलफिल हो जाता है बाबू, है ना। 60 डेज या अबव रह गया लेकिन 182 डेज से कम, हम नहीं लिखे कि 182 डेज अबव होने से तो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो जाता है। और लेकिन इसके साथ साथ और भी बोले कि प्रीवियस ईयर 24-25 छोड़ दो, इससे पहले जो 4 प्रीवियस ईयर है ना, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स, वो चारों ईयर मिला के कम से कम, वो चारों ईयर मिला के कम से कम 365 डेज रहना है। तो 4 साल क्यों दे रहे, तो एक साल में ही हो जाता है ना। वो बोल रहे आप कुछ भी दिन रहो लेकिन चारों मिला के 365 डेज होना चाहिए, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो मतलब सेकेंड आप फुलफिल कर लिए, ओके। तो अब अगर सेकेंड फुलफिल हो गया तो फर्स्ट देखना नहीं है, फुलफिल हो गया उनका। और फर्स्ट फुलफिल हो गया तो सेकेंड देखना ही नहीं है, फुलफिल हो गया सेक्शन 6(1). और सेक्शन 6(1) फुलफिल हो गया तो उनका रेसिडेंट क्या हो जाएगा, बोलो तो 6(1) तो इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो ये समझ में आया, वेरी गुड। तो इसको ना हम एक डायग्रामेटिकली शो करते एक बार, इस जो पूरा डिटेल समझाए इसको शो करते। हम इसमें कुछ ईयर का डायग्राम ले रहे हैं, टाइम लाइन। ये मेरा करंट असेसमेंट ईयर, सॉरी असेसमेंट ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है हम लोगों का क्या, 2025-26। लेकिन ये तो ईयर चल रहा है, इसमें कितना दिन रहेंगे वो तो बता नहीं सकते अभी। ऑब्वियसली इससे पहले प्रीवियस ईयर क्या था ना, प्रीवियस ईयर 24-25 था। ऑलवेज हम लोग इस असेसमेंट ईयर में ये प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन करते, प्लस इससे पहले 4 और प्रीवियस ईयर देखेंगे, 1 2 3 और 4, और 4 प्रीवियस ईयर देखेंगे। ये चारों क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर ही तो है ना। तो 4 प्रीवियस ईयर क्या होगा, ये हो जाएगा 23-24, इससे पहले आएगा 22-23, और इसमें हो जाएगा आपका 21-22, और इससे पहले 20-21। क्लियर है। ये हो गया लास्ट 4 प्रीवियस ईयर और करंट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टेटस, असेसमेंट ईयर में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टेटस कैलकुलेशन कर रहे हैं कौन सा ईयर में, असेसमेंट ईयर में। तो अब देखते हैं क्या कंडीशन हो रहा है, कैसा कंडीशन हो रहा है।
मान लो मिस्टर ए उन्होंने स्टे किए इंडिया में स्टे किए प्रीवियस ईयर में 182 डेज और अबव 182 डेज और अबव। तो इस केस में इससे पहले जो 4 प्रीवियस ईयर लेके वो देखना ही नहीं है, काउंट नहीं करना है, उनका स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आरआई। समझ में आया ना? कितना दिन स्टे किए प्रीवियस ईयर में? 182 डेज और अबव, तो हो जाएगा आरआई। अब मान लो मिस्टर बी डेज कितना दिन स्टे किए? उन्होंने कितना दिन स्टे किए ना, 60 डेज टू 181 डेज। प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना दिन रहे? 60 डेज से लेके 181 डेज, 2 डेज तो फास्ट आ जाएगा ना, 181 डेज। तो इस केस में उनको इससे पहले का चारों प्रीवियस ईयर देखना है। ये चारों प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, ये चारों प्रीवियस, अच्छा इसको दूसरा कलर लेते हैं, ये चारों प्रीवियस ईयर देखेंगे। ये मान लो ये चारों प्रीवियस ईयर मिला के कितना दिन थे, एक बार लिख लेते हैं। मान लो इसमें था 90 डेज, इसमें था 140 डेज, इसमें था 180 डेज, इसमें था 60 डेज। ठीक है? अच्छा इसमें 60 क्यों, 20 डेज भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना? इसमें लेते से 40 डेज, इसमें कितना था, 40 डेज। अब ये चारों ईयर को जोड़ो तो ये चारों प्रीवियस, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले 4 प्रीवियस ईयर, इन चारों को जोड़ोगे एक बार देखते हैं कितना आता है। 90 प्लस 140 प्लस 180 प्लस 40, तो ये हो रहा है आपका टोटल 450 डेज। ये चारों मिला के कितना हो गया टोटल कितना आ गया, 450 डेज। बोलो ये अबव हो गया ना 365 डेज से अबव हो गया, तो बस इस केस में भी इनका स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बोलो ये समझ में आया? हेलो, ये चार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर 24-25 180 और अबव हो गया, तो बस कुछ देखना ही नहीं है, उन्होंने रेसिडेंट हो गया। लेकिन प्रीवियस ईयर में 60 से 181 डेज के अंदर है, तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा आपका कितना टोटल। किसी एक ईयर में भी 365 डेज हो सकता है, मतलब ओनली 22-23 में ही 365 डेज था और बाकी 3 साल 0 डेज था, फिर भी 365 डेज तो हो गया ना, तो इस केस में भी उन्होंने रेसिडेंट हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट लिए थे ये था केस ए, मतलब ये था कंडीशन 1, ये 1 फर्स्ट कंडीशन और ये था सेकेंड कंडीशन। क्लियर है? ओके, अब आ जाते ये जो सेक्शन 6(1) इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है ना, कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए ना वो डेज में कुछ रिलीफ दिया गया है, कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ये दोनों सेक्शन देखना नहीं है, कुछ रिलीफ दिया गया, क्या किसके लिए रिलीफ है वो देखते हैं। देखो देयर आर सम एक्सेप्शंस इन सेक्शन 6(1) फॉर द फॉलोइंग पर्संस। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 6(1) for the following persons। पर्सन मतलब यहां इंडिविजुअल चल रहा है, HUF कंपनी ये सब नहीं, ठीक है ना। 6(1) में कुछ एक्सेप्शन दिया गया कुछ पर्सन्स के लिए। किसके लिए एक्सेप्शन है? एक एनी इंडियन, कोई इंडियन, ठीक है, मतलब ओरिजिन इंडिया का है। एनी इंडियन लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट या लिव इंडिया, कोई इंडियन इंडिया छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? फॉर सर्विस, सर्विस आउटसाइड इंडिया। कोई इंडियन जो बाहर गए, क्यों गए ये ध्यान में रखना, सर्विस के लिए। ये नहीं कि वो बिजनेस करने के लिए गए या और कुछ काम के लिए गए,
तो नहीं चलेगा। वो सर्विस के लिए बाहर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन समझेंगे? पहले कौन कौन किसके लिए एक्सेप्शन लगेगा, वो पर्सन कौन है वो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताए, कोई इंडियन, मान लो हम यहाँ पढ़ा रहे थे, बहुत दिन से पढ़ाए 35 ईयर्स, तो हमको फॉरेन में एक अच्छा एक मतलब इंस्टीट्यूट का ऑफर आया कि अब यहाँ लेक्चर देने आइए, अच्छा पैकेज दिए, तो मैंने बोलो सर्विस के लिए यहाँ छोड़ छोड़ दिए ना। तो जब छोड़ दिए मैंने, क्या चीज के लिए? सर्विस के लिए। तो मेरे लिए ये सेक्शन 6166 दोनों 6661 का फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं देखना होगा। क्या देखना होगा आगे देखेंगे। तो मैंने एक्सेप्शन कैटेगरी में आ गए, समझ में ना, एक्सेप्शन कैटेगरी में हम आ गए, तो मेरे लिए कुछ रूल्स और आएगा 66 का। सेकंड पॉइंट बी। अब दूसरा किसके लिए है? एनी इंडियन ऑरिजिन, इंडियन ऑरिजिन का बात हो रहा है। इंडियन ऑरिजिन रिसाइडेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन ऑरिजिन पता है आप लोगों को, जिन लोगों ने रहता है कहां? आउटसाइड इंडिया ही रहते, बट केम इंडिया, इंडिया आए उन लोगों ने फॉर विजिटिंग पर्पस, फॉर विजिटिंग या टूरिस्ट, टूर करने आए इंडिया, विजिटिंग पर्पस। ये था सेकेंड एक्सेप्शन, इन लोगों ने भी एक्सेप्शन कैटेगरी में आएगा। तो सर ये बी नंबर समझ नहीं आया। बी नंबर समझ में नहीं आया, अच्छा समझाते। अच्छा फर्स्ट पॉइंट बोलो, समझ में आ गया ना। आप लोगों को अगर अच्छा जॉब मिल जाता है, बाहर चले जाओगे ना, ये जो बाहर चले गए क्या जॉब के लिए, सर्विस के लिए, तो आप एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाओगे। और बी में बोल रहे हैं, अगर कोई इंडियन ऑरिजिन, यहां ध्यान दो, इंडियन ऑरिजिन मतलब क्या होता है? मान लो अच्छा, आप लोग को पता है, जैसे एक बोलते, किसको बोले, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसमें अभी जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है, उससे पहले कौन था? ऋषि सोनक, है ना। हेलो, यूके का ऋषि सोनक, एक्चुअली बोलो तो ऋषि सोनक एक्चुअली इंडियन ओरिजिन है या नहीं? ओरिजिन इंडिया का है, उनका फादर या ग्रैंडफादर चले गए थे, है ना। तो दे आर इंडियन ओरिजिन, और रहता है कहाँ? यूके में रहता है। इवन वहां का मतलब वहां का सिटीजनशिप मिल गया, वहां का सिटीजनशिप मिल गया, ठीक है, लेकिन है तो इंडियन ओरिजिन। इन लोगों को बोलते हैं इंडियन ओरिजिन। और जो रहता है कहाँ? बाहर, ऑब्वियसली यूके में रहते हैं, लेकिन वो इंडिया आए थे कुछ दिन पहले घूमने के लिए, वो टूरिस्ट के लिए तो आए थे ना। तो अगर उन लोगों ने इंडिया आते हैं क्यों? विजिटिंग पर्पस के लिए या टूरिस्ट के लिए, तो वो भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में आएगा। इंडियन ओरिजिन होना जरूरी है, और अगर विजिटिंग या टूरिस्ट के लिए इंडिया आ रहे हैं तो एक्सेप्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, वो अगर सर्विस के लिए यहाँ आ गए या यहाँ बिजनेस करने के लिए परमानेंटली यहाँ आ गए, तो फिर वो आपका एक एक्सेप्शन कंडीशन नहीं होगा। हाँ बोलिए ना। सर अगर वो विजिटिंग के लिए एबव 182 डेज से ज्यादा है तो क्या होगा? अच्छा अच्छा, नहीं, हम अभी देंगे ना कितना, फिर उसके लिए कौन सा सेक्शन, सेक्शन 1 या 2 क्या फॉलो होगा हम लिख के देंगे, तभी आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आप राइज किए, लेकिन हम उसको अभी नहीं लिख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं पहले कौन कौन सा पर्सन इस कैटेगरी एक्सेप्शन में आएगा, वो पहले समझ रहे हैं, ठीक है ना। यस यस। तो बोलो, ये दोनों पॉइंट समझ में आया? एक और पॉइंट है, पॉइंट सी, पॉइंट सी आप लिखते, पॉइंट सी और किसके लिए एप्लीकेबल होगा? अगर कोई इंडियन शिप में काम करते, इंडियन शिप में, ठीक है, यानी इंडियन, वो भी इंडियन होना चाहिए, ज्वाइन इंडियन शिप एज ए सेलर, या जो भी कैप्टन एक्सेट्रा होता ना, एज एन एम्प्लॉय लिख दो ना, एज एन एम्प्लॉय, एज ए सेलर मेनली। तो शिप में जो लोग काम करते, इंडियन शिप है,
और वहां मान लो हमको जॉब मिल गया, वहां का मैनेजर्स का जॉब मिल गया या सेलर का जॉब मिल गया, यहाँ कैप्टन का जॉब मिल गया, जो भी हो। अब शिप में क्या होता है ना, एक शिप जर्नी जब करते, शिप का जर्नी को वॉयज बोलते, वॉयज। मान लो यहाँ हल्दिया डॉक से वो शिप जर्नी किए, कार्गो शिप, वहां से चले गए एशिया, पूरा एशिया, जापान, सामान सब डिलीवरी देते गए, फिर वहां से चले गए अमेरिका, है ना, फिर यहाँ से घूम के आए तो देखा गया 3-4 साल स्टे किया बाहर भी। तो इन लोग का ऐसे ही जर्नी होता है, एक एक जर्नी होता है, कब खत्म होगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना, 2-3 साल 4-5 साल ऐसे ही तो है। तो इंडियन और इंडियन कंपनी ज्वाइन की, इंडियन शिप ज्वाइन की, लेकिन इन लोग का जर्नी वर्ल्ड वाइड होता रहता है, तो उनके लिए भी एक्सेप्शन रखा गया। तो कोई अगर इंडियन शिप में काम कर रहे एम्प्लॉय, एज ए सेलर, एज ए कैप्टन, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनके लिए भी ये रूल्स है, वो एक्सेप्शन कैटेगरी में आएगा। बोलो, अब तीनों एक्सेप्शन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो अब आ जाते, इन तीनों के लिए क्या फॉलो होगा सर? इन तीनों में एक्सेप्शन तो बोले। अच्छा, इन तीनों के लिए सेक्शन 661 का सेकेंड कंडीशन सिर्फ अप्लाई होगा, उनके लिए फर्स्ट कंडीशन देखना नहीं है। क्या बोले? सॉरी, उल्टा बोल दिए। उनके लिए फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होगा, सेकेंड कंडीशन नहीं होगा। उनको 182 डेज इंडिया में रहना होगा, तभी वो रेसिडेंट, अदरवाइज रेसिडेंट नहीं। तो सेक्शन 61 का फर्स्ट कंडीशन उनको सिर्फ फॉलो करना है, सेकेंड कंडीशन फॉलो उनके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो दे हैव टू सेटिस्फाई, दिस पर्सन, लिखो, दिस पर्सन हैज टू सेटिस्फाई has to satisfy first condition of section 61। एक्चुअली जो आपका इनकम टैक्स लॉ है उसमें ये बताया गया था, ऐसा नहीं बताया था फर्स्ट कंडीशन, उसमें बोला था ये जो 60 डेज, जो सेकंड कंडीशन में 60 डेज होता है, तो 60 डेज उनके लिए 182 डेज हो जाएगा, मतलब 60 डेज ही तो हट गया, तो फर्स्ट कंडीशन ही हो जाएगा ना। उसमें बताया गया जो सेकंड कंडीशन है उसमें 60 डेज जो था, वो 60 डेज भी 182 डेज, तो अल्टीमेटली फर्स्ट कंडीशन 182 डेज, तो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल हो रहा है ना। समझ में आया? बोलो हेलो। अब क्लियर हो गया ना। अगर ये तीन कैटेगरी में कोई एक्सेप्शन पर्सन है तो उनके लिए 182 डेज देखा जाएगा, उनके लिए 60 डेज का ऑप्शन बंद हो गया उनके लिए, ठीक है ना। 182 डेज, 60 डेज की जगह 182 डेज, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं उनके लिए फर्स्ट कंडीशन ही फॉलो हो रहे हैं, सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे उनके लिए। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा सा डीपली और समझते। एक्चुअली यहां मैंने बोले इंडियन ओरिजिन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं आप लोग। अगर हाँ, इसमें ना थ्योरी क्वेश्चन इस तरह आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आप यही डेफिनेशन दोगे, इफ एनी इंडिया फॉर इंडिविजुअल एनी पर्सन फुलफिल सेक्शन 61। अब 61 का डिटेल्स दिखा दोगे, और एक्सेप्शन भी बोल दोगे, 61 में एक्सेप्शन है केसेस है, इनके लिए फर्स्ट और सेकंड फुलफिल नहीं होगा तो रेसिडेंट हो जाएगा। बस ये लिख देना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है थियोरेटिकली, ठीक है ना। यस। अब हम जाते, ये जो बोले थे इंडियन ओरिजिन, यहां फिर ध्यान दो, इंडियन ओरिजिन मतलब क्या हो रहा है, ये सिर्फ आप लोग याद रखो, एक्चुअली एग्जाम में उतना डिटेल्स नहीं चाहिए, फिर भी हम बोल रहे हैं इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है। इंडियन ओरिजिन, ओके। एक बार हम आते हैं, हम लोग का बोलो तो हम लोग ब्रिटिश से कब हम लोग को आजादी मिला था? ब्रिटिश से कब हम लोग को आजादी मिला था? हाँ, कौन सा डेट? 15 अगस्त है ना, 1947। इस दिन से हम लोग आजाद हुए थे। लेकिन अगर मान लो मेरा दादाजी ऑब्वियसली वो 19 मतलब आपका 18 समथिंग उसमें जन्म हुआ था, और कुछ दिन बाद वहां उन्होंने क्या किए थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे जॉब के लिए।
तो उस टाइम कौन था? ब्रिटिश था, है ना? और फिर दादाजी जो चले गए थे, उन मतलब दादाजी का एक बेटा यहाँ रह गए, बाकी सब उधर ही चले गए और उनका जेनरेशन उधर ही बड़ा होते गए। तो ऑब्वियस बात है, उस उनका दादाजी का लड़का, बाकी लड़का वहां था, वो लड़का का जो नेक्स्ट जनरेशन, उन लोग का लड़का लड़की सब उधर ही साउथ अफ्रीका में बड़ा हुए और आजकल वहां रहते। और वो लोग सोचे चलो अब इंडिया जाते घूमने के लिए। तो उन लोगों ने आया, और मेरा पापा नहीं गए थे, मैंने यहाँ थे, मेरे यहाँ आया घूमने के लिए, फिर चले गए। तो बोलोगे ना इंडियन ओरिजिन, एग्जैक्टली हाँ सर। लेकिन मान लो ये जो इंडिपेंडेंस डेट, इससे इस टाइम एक और आदमी वो कराची में रहते थे, लाहौर में रहते थे, और वो भी चले गए थे कहाँ? साउथ अफ्रीका। कब चले गए थे? 1947 से पहले वो चले गए थे साउथ अफ्रीका, ठीक है ना? अब वो आया इंडिया घूमने अभी, सोचे अरे चलो अभी तो मेरा पाकिस्तान में है, लेकिन जिस टाइम हम गए थे उनका मतलब फोर फादर, उनका अभी का जो जनरेशन है, वो लोग सोचे चलो इंडिया जाते, क्योंकि उस टाइम तो इंडिपेंडेंट मतलब अनडिवाइडेड था, पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक साथ था। तो उन्होंने इंडिया आए घूमने के लिए, अभी घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। क्या उनको माना जाएगा इंडियन ओरिजिन? मेरा दादाजी कोलकाता में थे, वो चले गए थे साउथ अफ्रीका। उनका जो अभी का जनरेशन वो इंडिया आया घूमने के लिए, वो तो बोलोगे ना इंडियन ओरिजिन। लेकिन जो कराची में थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उनको क्या माना जाएगा? वो इंडियन ओरिजिन या पाकिस्तान ओरिजिन, क्या माना जाएगा बोलो? पाकिस्तान और ऐसे तो लॉजिकली लगता है, लेकिन सोचो उस टाइम क्या पाकिस्तान बोल के कोई कंट्री था? था ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं था। कोई बांग्लादेश से गए थे उस टाइम, ढाका से गए थे, ढाका का बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस ही नहीं था उस टाइम। तो बोलो क्या बोलोगे? दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडियन। इंडियन ओरिजिन, वेरी गुड। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले कोई बाहर गया था, चाहे वो पाकिस्तान प्रोविंस से जाए, चाहे वो बांग्लादेश प्रोविंस से जाए, लेकिन उस टाइम वो इंडिया नहीं माना जाएगा, है ना, उसके लिए इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। अब उन लोगों का अभी का जनरेशन वो ओरिजिन ही तो है ना, तो एनआरआई बोलोगे उनको, इंडियन ओरिजिन। एनआरआई होगा बाद में इंडियन ओरिजिन, लेकिन सिटीजनशिप वहां का मिल गया, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन, वो अगर आता है इंडिया, तो हम लोग उनको भी इंडियन ओरिजिन मान के चलेंगे। बोलो क्लियर है? हेलो? हाँ, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, पार्टीशन होने के बाद, अगर कोई 1947 के बाद 1948 में यहां से बाहर गए, वो तो इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान से गए तो उनको पाकिस्तान ओरिजिन माना जाएगा, बांग्लादेश से गए तो बांग्लादेश ओरिजिन माना जाएगा। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस अगर कोई गया है, चाहे वो पाकिस्तान में से जाए, अभी का पाकिस्तान से, या अभी का बांग्लादेश से जाए, वो भी क्या माना जाएगा? इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। एकदम क्लियर है ना? एकदम ओके। नाउ अब तो हम लोग सीख लिए सेक्शन 6(1), और इसमें डेज कैलकुलेशन करेंगे, कितना दिन प्रीवियस ईयर में रहा, 182 डेज, 60 डेज, सब काउंट करके देख लेंगे स्टेटस। अब आ जाते स्टेटस, बोलो 6(1) फुलफिल किया तो उनको क्या बोलोगे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आ जाते और ऑर्डिनरीली होगा या नॉट ऑर्डिनरी, मतलब सेक्शन 6(6) कंडीशन अब लिखेंगे। अब लिखो सेक्शन 6(6), एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6). सेकेंड पॉइंट, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6). फॉर, बोलो तो 6(6) क्या चीज के लिए देखते हैं हम लोग? ये जो एडिशनल कंडीशन 6(6) किसके लिए देखेंगे? ऑर्डिनरी है या एग्जैक्टली है ना, 6(6) ऑर्डिनरी के लिए देखेंगे। 6(6) नहीं हुआ अपने आप नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा ना, आप ठीक ही बोले। लेकिन 6(6) ऑर्डिनरी के लिए डिफाइन किए कि ऑर्डिनरी वही होगा जो 6(6) फॉलो करेगा, तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए देखेंगे, ठीक है ना। और हाँ, वो फुलफिल नहीं किया तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। ओके, फॉर ओ आर आई, फॉर ओ आर आई। अब इसमें भी दो कंडीशन है, लेकिन इसमें दोनों ही फुलफिल करना है, यह डिफरेंस है। 6(1) में आइदर और, फर्स्ट या सेकंड कोई भी फुलफिल करो, लेकिन 6(6) बोलता है द पर्सन मस्ट सेटिस्फाई
द पर्सन मस्ट सेटिस्फाई both the following additional condition अंडर सेक्शन 66। तो 66 में दो कंडीशन इसमें भी है, लेकिन इसमें बोथ दोनों ही फुलफिल करना है। उसमें और था, कोई भी एक करने से चलेगा, ठीक है, बट यहां दोनों ही फुलफिल करना। तो आ जाता है क्या है दोनों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ए, फर्स्ट कंडीशन बोल रहे हैं द पर्सन मतलब इंडिविजुअल मस्ट satisfy सेक्शन 61 मतलब बेसिक कंडीशन। पर्सन मस्ट सेटिस्फाई सेक्शन 61 at least 2 years, कम से कम 2 साल, आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स। तो क्या हो रहा है आपका, ये जो पर्सन एडिशनल में उनको 61 सेक्शन मतलब रेसिडेंट है ना, 61 क्या था, रेसिडेंट का सेक्शन, वो कंडीशन फुलफिल करना है, 61 फुलफिल करना है, कम से कम 2 साल लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से मतलब 24 25 एक करंट प्रीवियस ईयर नहीं, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 साल उनको रेसिडेंट फुलफिल करना होगा, 61 फुलफिल करना होगा। क्लियर है, बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो अभी करंट प्रीवियस ईयर 24 25 नहीं, इससे पहले का 10 प्रीवियस ईयर, उसमें कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल कितना में से, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से उनको 61 फुलफिल करना है, मतलब रेसिडेंट फुलफिल करना है। 61 तो रेसिडेंट बताते ना, Yes, sir. एंड इसमें लिख रहे, इसमें और लिखे थे, एंड मतलब बोथ, आइदर और नहीं, एंड है ना, ए एंड बी बोथ, सेकंड कंडीशन। फिर इसमें एक चीज और ऐड किए, he or she must be presented physically. He or she must be presented physically in India. उनको इंडिया में प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 720 डेज। कितना दिन रहना होगा, 720 दिन, ठीक है, ओके। एक मिनट, नहीं नहीं, 730 अरे 730 डेज, 720 बोले, 730 डेज हम वही देख रहे थे। एक्चुअली 2 इयर्स काउंट कर लो, 1 ईयर कितना 365, इसका डबल कितना होता है 730 होता है। तो एटलीस्ट कितना दिन, 730 डेज। इससे अब आप कितना भी रहे, उनको इंडिया में रहना होगा एटलीस्ट 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज रहना होगा फिजिकली, ठीक है ना। अच्छा, यहां भी डेज में ना बोलो तो फर्स्ट सेक्शन 61 में डिवाइड किए थे 2 से, 1 ईयर को 365 को, यहां 2 से इनटू कर लोगे, हम इसीलिए किए थे तो याद रखने के लिए। बाई चांस 720 डेज था, अब जैसे हम लिखे थे 720 740 729 720 31, क्या आप समझ में नहीं आ रहा है, डेट भूल रहे हैं, तो आप इनटू कर लोगे, क्या करोगे ना, 365 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो। 2 क्यों, यहाँ बोले थे ना 2 बार रेसिडेंट फुलफिल करना है, तो उसके हिसाब से डेज क्या होता है 2 इयर्स, ठीक है ना। तो 365 इंटू 2 देखोगे 730 डेज आता है। तो कम से कम 730 डेज उनको फिजिकली रहना पड़ेगा, लेकिन कितना साल में, 7 साल में। अगर रह गए तो उनका स्टेटस ये दोनों में, दोनों ही फुलफिल करना है, एक नहीं दोनों,
तो 10 इयर्स में 2 बार स्टेटस फुलफिल करना है 6-1, और 7 साल में 730 डेज फिजिकली इंडिया में रहना होगा। अगर ये दोनों फुलफिल किए तो उनका स्टेटस ये हो जाएगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? बोलो, समझ में आया आप? यस सर। ओके, तो ये डेज में ध्यान में रखना। बाई चांस आप भूल रहे हो, जैसे मैंने अभी भूल गए थे, है ना, तो अलॉयज ये करोगे, जब 6-1 देखोगे फर्स्ट कंडीशन, उसमें 2 से डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन इग्नोर करोगे, 182 डेज आ जाएगा। और इसमें जब 730 डेज देखोगे, उसमें 2 से इंटू करोगे, 1 ईयर 365 इंटू 2, लीप ईयर छोड़ोगे, नॉर्मली 365 इंटू 2 करोगे, बस इससे आ जाएगा कितना दिन रहना है। तो ये इससे पता चलेगा एक आदमी का स्टेटस, मतलब इंडिविजुअल का स्टेटस, वो ORI या NORI या NRI। क्लियर है? बोलो। इससे ना क्वेश्चन कैसा देता है, क्वेश्चन मिलेगा श्योर आपको, बोल देगा मिस्टर सेन इस दिन को बाहर चले गए सर्विस के लिए, फिर कुछ दिन बाद फिर चले आए, फिर दूसरी जगह उनका पोस्टिंग हो गया, मतलब वो मल्टीनेशनल कंपनी, फिर दूसरा कंट्री में फिर चले गए, पोस्टिंग यहाँ से, फिर वहां कुछ दिन काम किए, फिर इंडिया में उनको शिफ्ट कर दिए, फिर इंडिया से फिर चले गए बाहर, इस तरह आते गए जाते गए, तो उनका स्टेटस बोलो प्रीवियस ईयर 24-25 में उनका स्टेटस क्या होगा, वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या और नॉट ऑन रेसिडेंट। ये आपको डेज काउंट करके सारा रूल्स के हिसाब से 6-1 6 फुलफिल कर रहा है या नहीं, उसके हिसाब से स्टेटस बताना होगा। 5 नंबर में क्वेश्चन इस तरह देगा। ओके, हाँ, इससे अच्छा अभी वही सीखेंगे, क्यों ये देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये सीख रहे हैं इसका, इसीलिए। हाँ, बोलो बोलो। हेलो, क्या बोल रहे थे? वो जो डीम्ड रेसिडेंट और कुछ बोल रहे थे ना, हाँ, डीम्ड रेसिडेंट अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग रूल्स पहले सीख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे किस किस के लिए डीम्ड रेसिडेंट कंडीशन आता है। ठीक है, पहले रेसिडेंट ही सीख लेते हैं, उसके बाद डीम्ड रेसिडेंट में कुछ कंडीशन है। ये जो इंडियन ओरिजिन बोले थे ना, इंडियन ओरिजिन बाहर रहता है, उनके लिए डीम्ड रेसिडेंट का एक रूल्स है, लेकिन अगर ये सब सीख ले उसके बाद वो इजीली हो जाएगा, समझ में ना? अच्छा वो एक्सेप्शन वाला। हाँ, ना एक्सेप्शन वाला नहीं, हाँ, जो एक्सेप्शन बोले थे ना, वो एक्सेप्शन केस में डीम्ड रेसिडेंट का रूल है। डीम्ड रेसिडेंट सिर्फ उनके लिए अप्लाई होता है जो इंडियन बाहर में रह गया ना, ओरिजिन बाहर में रहता है, उनके लिए अप्लाई होता है। तो वो क्या है वो आगे सीखेंगे, बट नॉर्मली आपको सीखना होगा यही चीज, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑन रेसिडेंट, ये 3, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये देखना होगा। नाउ अब ये लिख लेते एक बार ये लिख लेते हैं, फिर ये क्यों सीख रहे हैं वो भी पता करेंगे। पॉइंट ये लिखो, तो देयरफॉर इससे क्या समझ में हम लोग को, पॉइंट 1 लिखो, इफ एनी पर्सन, एनी मतलब इंडिविजुअल, satisfy section 6(1) and section 6(6) both, अगर कोई पर्सन उन्होंने फुलफिल किया 6(1) भी 6(6) भी, बोलो तो उनका स्टेटस क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हम ORI लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, तो उनका स्टेटस से लिखोगे ORI, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकेंड आ रहा है, इफ पर्सन satisfy only section 6(1) but not section 6(6), तो बताओ उनका स्टेटस क्या हो जाएगा? वेरी गुड, NORI, नॉट रेसिडेंट। और थर्ड, इफ पर्सन does not satisfy सेक्शन 6(1) ही फुलफिल नहीं किए तो उनका स्टेटस हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये देखना है स्टेटस।
अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर क्यों देख रहे हैं, इतना कुछ देखने का क्या जरूरत है भाई? कोई भी इंडिया से अर्न करे वो टैक्स दे देंगे, इंडिया से नहीं करे उनको टैक्स नहीं देना होगा। नहीं बाबू, अब आ जाते हैं इसका इंसिडेंस क्या है, मतलब इनकम जो अर्न किए उन्होंने पर्सन, उनका टैक्स इंडिया में लागू होगा या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग स्टेटस देखते हैं। तो लिखो टैक्स इंसिडेंस। अब ये पॉइंट लिख रहे हैं, आज सारा थियोरेटिकल डिस्कस कर लेंगे रूल्स, और नेक्स्ट डे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अपना स्टडी मेट से, ठीक है? और अब लोग एक बार ग्रुप में करोगे कि अच्छा आप लोग को क्या पीडीएफ मिल गया? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस कर देंगे पीडीएफ से, ठीक है? तो लिखो इसमें टैक्स इंसिडेंस इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो टैक्स इंसिडेंस इन इंडिया। मतलब कोई भी पर्सन, चाहे ओ आर आई हो, एन आर आई हो, एन ओ आर आई हो, उनका इनकम क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये इसमें बता रहे हैं, ठीक है ना? इससे ही पता चल जाएगा क्यों स्टेटस देखते हैं। स्टेटस के हिसाब से उनका इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, इसीलिए देखना जरूरी होता है, ठीक है? ओके, टैक्स इंश्योरेंस क्या बोल रहे हैं? जो भी अर्न किए उन्होंने, वो इनकम चाहे इंडिया से अर्न किए चाहे बाहर से अर्न किए, उस इनकम पे इंडिया में उनको टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या देना होगा कितना इनकम पे, और नॉट ऑर्डिनरी है तो कौन कौन से इनकम पे नहीं देना होगा, और एनआरआई है तो कौन कौन से इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा, किस पे देना होगा किस पे नहीं देना होगा, ये समझना जरूरी है। इसीलिए इसको करते, स्टेटस फाइंड करते। और क्वेश्चन कैसे देता है, आपको इंसिडेंट से पूछा जाएगा, नहीं तो स्टेटस कैलकुलेशन में पूछा जाएगा। कभी कभी दो क्वेश्चन देता है, इंसिडेंट से भी एक क्वेश्चन दे देगा और फिर स्टेटस से भी एक क्वेश्चन, 10 नंबर इसीलिए बोले थे दे सकता है। तो हम लोग तीनों कैटेगरी देखेंगे, 3 कॉलम करो राइट साइड, एक ओ आर आई, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एन ओ आर आई और एन आर आई। अगर उनका स्टेटस 3 में से कोई भी एक में आ रहा है तो उनका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं, ये देखना है हम लोगों को, ठीक है? इसमें 4 केसेस आएगा, वो 4 केसेस डिस्कस करेंगे। राइट साइड 3 कॉलम कर लो, लेफ्ट साइड थोड़ा स्पेस ज्यादा होना चाहिए लिखने के लिए। राइट साइड 3 कॉलम, 3 कंडीशन आ रहा था। अगर उनका स्टेटस ओ आर आई हो गया तो कौन सा इनकम इंडिया में टैक्स देना होगा, अगर उनका स्टेटस एन ओ आर आई हो गया प्रीवियस ईयर में तो कौन सा इनकम पे टैक्स देना होगा, किस पे नहीं देना होगा, और अगर एनआरआई हो गया तो किस पे देना होगा किस पे नहीं देना होगा। क्लियर है? अब पॉइंट 1 लिखो, फर्स्ट पॉइंट। इसमें एक चीज और, इनकम का सोर्स हम लोग को देखना होगा। इसमें 2 चीज पे ध्यान देना है, एक तो इनकम का सोर्स कहां से, मतलब ओरिजिन कहां से, और दूसरा रिसीव कहां की है। ये 2 चीज पे ध्यान दोगे, इनकम का सोर्स कहां से और दूसरा रिसीव कहां से। मतलब इनकम एक्चुअली अर्न कौन सा कंट्री से किए, इंडिया से किए या किसी और कंट्री से किए, उसको बोलोगे सोर्स, ठीक है? और दूसरा वो इनकम रिसीव कहां किए, बाहर में रिसीव किए या इंडिया में रिसीव किए। ये 2 चीज पे डिपेंड करता है उनका टैक्स इंसिडेंस, इंडिया में टैक्स लागू होगा या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इफ इनकम एक्रू इन इंडिया, एक्रू इन इंडिया। अच्छा, एक्रू मतलब क्या हो रहा है, ये समझ लेना। सोर्स, द सोर्स ऑफ इनकम इंडिया से। अब रिसीव कहीं पे भी करे, चाहे इंडिया से करे और बाहर करे, ये सभी पर्सन को इंडिया में टैक्स देना होगा। तो सब में लिख देते हैं टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। तो एक्रू मतलब सोर्स ऑफ इनकम, ओरिजिन कहां से इनकम उनका हुआ, ठीक है? जैसे एग्जांपल लेते, हम कभी बाहर गए ही नहीं, मान लो हम इंडिया में ही है, इंडिया में पढ़ाते, तो ऑब्वियसली मेरा इनकम का सोर्स है जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कुछ और कहीं पे गेस्ट फैकल्टी है, तो इसमें जो अर्न कर रहे हैं, तो बोलो सोर्स कहां से, इंडिया से है ना? सोर्स कहां से, बोलो इंडिया से है। हेलो? तो
अब इनकम कहां मैंने रिसीव किए वो मैटर नहीं करेगा। तो इनकम कहां मैंने रिसीव किए, इंडिया में रिसीव, सर ऑब्वियस बात है आप इंडिया में रिसीव कीजिएगा। और क्यों नहीं, हम बाहर भी तो भेज सकते हैं। मान लो मेरा लड़का बाहर पढ़ने गए, अमेरिका गए पढ़ने, तो हम कुछ स्टूडेंट्स को बोले बाबू एक काम करो ना, यहाँ कुछ एक करने के लिए एक काम करो, मेरा ये जो फीस है ना, हम आपको एक अकाउंट नंबर देते उसमें भेज दो। अब लोग सोचे अच्छा ठीक है सर बोल रहे हैं तो चलो भेज देते। और वो मान लो मेरा लड़का का अकाउंट है, तो मैंने पढ़ाए आपका फीस ले रहे हैं, लेकिन मैंने अपना अकाउंट में नहीं लेके वो मैंने क्या किया, मेरा लड़का का अकाउंट में भेजे। और लड़का का अकाउंट कहाँ है, बाहर में है। तो बोलो पैसा सोर्स तो इंडिया से है, लेकिन रिसीव कहाँ किए, आउटसाइड इंडिया। हाँ, तो इस केस में अगर सोर्स इंडिया है, अब वो हम रिसीव इंडिया में करें या बाहर करें उससे मतलब ही नहीं है। हमको तो उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना ही होगा, चाहे मेरा स्टेटस एनआरआई भी हो जाए तो भी हमको इंडिया में टैक्स देना होगा। बोलो अब क्लियर है ना ये पॉइंट। तो जहां बोल रहे एक्रू, समझ रहे ना, वो सोर्स बोल रहे, ओरिजिन कहां से इनकम अर्न किए। सेकेंड पॉइंट, अब रिसीव का बात होगा, सोर्स नहीं। इफ इनकम, क्वेश्चन है, हाँ बोलो ना। बाहर भी तो टैक्स देना। अच्छा अभी यहाँ का सीख लेते, बाहर अगर कर रहे तो बाहर भी देना होगा, डबल टैक्सेशन आता है। उस केस में डबल टैक्सेशन में कुछ रिलीफ भी मिलता है, वो कंट्री के साथ एग्रीमेंट होगा तो रिलीफ मिलेगा, नहीं तो दोनों जगह टैक्स लग जाएगा। अभी कहानी बोलेंगे, पूरा एक बार लिखो, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, इफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब इनकम यहां कहां रिसीव कर लिए, इंडिया में है ना, रिसीव्ड इन इंडिया, बट एक्रू मतलब सोर्स आइदर इन और आउटसाइड इंडिया। मतलब इस इनकम का सोर्स बाहर है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है ना, और सोर्स इंडिया भी हो सकता है, लेकिन रिसीव कहां किए, इंडिया। तो यहां रिसीव पे ध्यान देना। ऊपर हम लोग एक्रू पे ध्यान दे रहे थे, सोर्स पे ध्यान दे रहे थे, यहां रिसीव पे ध्यान दो। अब तो इनकम का सोर्स कहीं से भी हो, ठीक है ना, ये भी सबके लिए टैक्सेबल, तीनों कॉलम में टैक्सेबल लिख लेना। मतलब ओआरआई भी टैक्स पे करेंगे इस पे, एनओआरआई भी टैक्स पे करेंगे इस पे, और एनआरआई भी टैक्स पे करेंगे इस पे। तो भूल से ये नहीं करोगे, अगर आप बाहर से कुछ कमा रहे हो, वो इंडिया में रिसीव नहीं करोगे, बाहर में ही रिसीव करो, तो बेटर है, आपके लिए कुछ बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो यहां भी टैक्स लग जाएगा, वहां भी टैक्स लग जाएगा, और उस कंट्री के साथ मतलब डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट, रिलीफ का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर आपका तो गया। दोनों कंट्री मान लो 30% टैक्स ले लिए, तो जो कमाए तो 60% तो दोनों कंट्री को देना पड़ा, बचा क्या आपका, क्या करोगे। तो इसीलिए टैक्स रूल सीखना जरूरी है। तो क्या बोले इसमें, अगर इंडिया में रिसीव करोगे, चाहे सोर्स कहीं से भी हो, आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, चाहे आपका स्टेटस एनआरआई भी हो जाए तो भी आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। बोलो ये पॉइंट भी समझ में आया। हेलो, अब थर्ड पॉइंट, तो इसको छोड़ के और क्या, इसमें तो सभी आ जाएगा ना, नहीं कुछ और आता है। देखो थर्ड पॉइंट, इफ इनकम एक्रू and received outside India। मतलब क्या बोले, ये इनकम एक्रू भी आउटसाइड इंडिया, मतलब सोर्स आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी बाहर में किए, तो बट कंडीशन क्या, बट इट इज ए बिजनेस इनकम, it is a business income controlled from India। लेकिन एक बिजनेस इनकम, इस यहां ध्यान देना, तो इनकम का सोर्स भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी बाहर में किए, लेकिन इस बिजनेस एक बिजनेस इनकम है, और इस बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा था, कहां से कंट्रोल किया जा रहा था, इंडिया से। ये ध्यान में रखना, ये हो गया थर्ड पॉइंट। इट इज ए बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम,
बट इट इज ए बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। तो इस केस में टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं आपका इनकम सबके लिए टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में, ओनली फर्स्ट टू ओआरआई और एनओआरआई इनको टैक्स देना है, एनआरआई को टैक्स नहीं देना है। तो क्या है इसमें, फर्स्ट कॉलम में लिख दो टैक्सेबल, ओआरआई तो टैक्स देना होगा इंडिया में, एनओआरआई को भी टैक्स देना होगा इंडिया में, लेकिन एनआरआई हो गया तो इसमें नॉट टैक्सेबल, ठीक है। एनआरआई होने से उनको टैक्स नहीं देना होगा, बाकी सबको टैक्स देना होगा, नॉट टैक्सेबल। यस, बोलो क्लियर है। तो मतलब एनआरआई को यहाँ रिलीफ मिल रहा है, और नहीं तो फंस गया बाबू, वो बाहर से अर्न किए, बाहर ही रिसीव किए, लेकिन इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो उनका कितना प्रॉब्लम है, बाहर भी टैक्स देंगे, क्योंकि यहाँ जैसे रिसीव करने से टैक्स लगता है, तो वहां भी तो अर्न किए, वहां का भी तो रूल्स है ना, वहां भी टैक्स लग रहा है, तो फिर उनका टैक्स में ही तो चला जाएगा सारा पैसा। तो इसीलिए जो लोग बाहर जाता है ना, जो लोग बाहर जाता है, एनआरआई हो गया, तो उनको सोच समझ के ये करना होता है। स्टेटस एनआरआई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाई चांस यहाँ घूमने चले आए थे, 182 डेज रहेगा तो बस गया गया, वहां भी टैक्स लगेगा, यहाँ भी टैक्स लगेगा। क्लियर है, बोलो। थर्ड पॉइंट, Yes, sir. ओके। नाउ लास्ट पॉइंट, पॉइंट डी, फोर्थ। तो फर्स्ट ये था, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया ना, फोर्थ पॉइंट। ये भी थर्ड जैसा है, लेकिन वो जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इसको छोड़ के अदर, लिखो सेम थर्ड जैसा लिखो, इफ इनकम accrue and received outside India, outside India, मतलब इस इनकम का सोर्स आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया की है, बट इट इज नॉट ए बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। मतलब थर्ड में तो आ गया ना, बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इसको छोड़ के और कुछ इनकम है, वो तो फोर्थ कैटेगरी में हो जाएगा। हो सकता है बिजनेस ही नहीं कर रहे, ठीक है, वहां फिक्स, मतलब बाहर में सर्विस करते और फिर आपका सर्विस किए तो सैलरी रिसीव किए, उधर ही रिसीव किए, तो अप्रूव भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया ना, और बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं है। या उन्होंने वहां कुछ फिक्स डिपॉजिट किए, बाहर में ही रहते, फिक्स डिपॉजिट किए, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला, उधर ही रिसीव किए, तो अप्रूव भी आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये तो बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं है। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं टैक्स अथॉरिटी, टैक्स इंसिडेंस क्या बोल रहे हैं ना, जो ओआरआई ऑर्डिनरीली इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी दोनों को रिलीफ दिया गया, नॉट टैक्सेबल। नॉट, बस थोड़ा सा, हाँ हाँ, अच्छा, अरे अरे, तो ये हो गया आपका, अगर उनका स्टेटस में आ रहा है वो एनआरआई हो गया, तो इस केस में फोर्थ केस में उनको टैक्स नहीं देना है, एनओआरआई हो गया तो भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन भूल से उनका स्टेटस प्रीवियस ईयर में ओआरआई आ गया, तो तब तो गया हो, यहाँ भी टैक्स लगेगा अच्छा खासा, और बाहर में भी टैक्स लगेगा, क्योंकि वहां का सोर्स है, वहां रिसीव किए तो उधर भी तो टैक्स देना होगा ना, इंडिया जैसे उधर भी तो रूल है, तो दोनों जगह टैक्स लगेगा। और अगर अमेरिका का देखा जाए तो एवरेज 35% टैक्स लगता है, और यहाँ भी थोड़ा ज्यादा इनकम कर लिए, यहाँ भी ऐसे ही लगता है 30% तक स्लैब चलता है। तो 30% तक अगर स्लैब चला गया तो सोचो 30-30 60-65% 70% एडुकेशन से प्लस आपका बोले थे ना सरचार्ज, ये सब जोड़ के तो वो तो कितना चला जाएगा, 70% तक टैक्स ही देना पड़ेगा उनको। तो फिर बाकी 30% में फॉरेन में रहने से अच्छा है इंडिया में कम दाम कम सैलरी में सर्विस कर लो बाबू, वो बेटर है। तो इसीलिए कभी भी बाहर जाओगे टैक्स प्लान करके जाओगे, भूल से भी स्टेटस आपका ओआरआई हो जाता है तो सारा फॉरेन का भी इनकम वहां रिसीव किए फिर भी यहाँ टैक्स देना होगा।
अगर इसीलिए बाहर गए ना, घूमने आओगे, अरे शादी है, विंटर में शादी में आ गए, रिलेटिव का शादी है, फ्रेंड का शादी है, एक साथ आए और 3-4 महीना आराम से रह गए, सब बोल दिया और बस हो गया, आपका स्टेटस यहाँ फुलफिल हो जाएगा। और इसके बाद देखा गया यहाँ भी अच्छा खासा टैक्स दो। तो इसीलिए कभी भी एनआरआई बनोगे, फॉरेन जाओगे, तो एनआरआई स्टेटस मेंटेन करो, तभी आपका टैक्स रिलीफ थोड़ा सा मिलेगा। और यहाँ से अगर अर्न करे तो देना पड़ेगा। सर हम बाहर है तो यहाँ क्यों अर्न करेंगे? मान लीजिए यहाँ कुछ आपका ऑलरेडी बिजनेस सेटअप था, बाहर चले गए, जॉब मिल गया, यहाँ एम्प्लॉय रख के बिजनेस कर रहे हो, तो आप यहाँ से भी तो अर्न कर रहे हो ना। यहाँ कुछ फिक्स डिपॉजिट करके रखे थे, इंटरेस्ट अर्न करे, तो वो भी तो आपका इधर से अर्न हो रहा है। तो यहाँ का इनकम पे तो टैक्स लगेगा इंडिया में, लेकिन बाहर का नहीं लगेगा, बाई आप एनआरआई स्टेटस मेंटेन कर रहे हो तो। ठीक है ना? इसीलिए सीखना जरूरी होता है कि आपका स्टेटस क्या है। अब बोलो, समझ में आया ना स्टेटस क्यों सीखते? हेलो? Yes, sir. यस, दिस इज द रीजन। अरे नहीं, उसको कैसे बोलोगे? मैंने बोला था ना, एक्चुअली इंडियन वो बाहर रहता है, इवन इंडिपेंडेंस से पहले भी बाहर गया तो इंडियन ओरिजिन माना जाएगा, उनका लड़का लड़की, उनका पोता पोती सब इंडियन ओरिजिन माना जाएगा जो बाहर रहता है। ठीक है ना? लेकिन जैसे अभी बोलो, अभी मेसी आया तो बाहर का, इंडियन ओरिजिन थोड़ी है। या बोलो आईपीएल होगा, आईपीएल में कितना सारे फॉरेन प्लेयर खेलने आता है, और सब कोई थोड़ी इंडियन ओरिजिन है, एक दो इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, बाकी सब तो क्या है, फॉरेनर है ना? तो उनका फॉरेनर बोल के इंडियन स्टेटस काउंट नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे फॉरेनर मान लो अभी क्रिकेट टीम में कुछ कोच है, मतलब मेन हेड कोच नहीं, उनके साथ है ना आपका बॉलिंग कोच है, कहाँ का, मॉर्निंग वॉकर या कौन है ना? तो मैक्सिमम टाइम इंडिया में रहता है, लेकिन उनका इंडियन ओरिजिन थोड़ी है, वो फॉरेनर। लेकिन बाई चांस वो यहाँ 182 डेज रह गया किसी प्रीवियस ईयर में, तो बस वो रेसिडेंट तो हो गया। हो सकता है नॉट ओनली रेसिडेंट आएगा, लेकिन रेसिडेंट फुलफिल कर देगा। उनके लिए बेसिक देखते हैं, 60 डेज भी देखेंगे, वो एक्सेप्शनल केसेस में नहीं है। बोलो क्लियर है? तो यहाँ सिटीजनशिप मैटर नहीं करता है, कितना दिन स्टे कर रहे हो उसके हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा। बोलो अब क्लियर है एकदम? Yes, sir. मतलब इंडियन ओरिजिन या इंडियन और मतलब सिटीजन कहाँ देखेंगे? सिर्फ कोई बाहर जा रहा है सर्विस के लिए, या कोई इंडियन ओरिजिन बाहर में रहता है, उन्होंने आया इंडिया घूमने के लिए। ठीक है ना? तो ओरिजिन मतलब क्या, कुछ फादर कोई चले गए थे, बस उनका सारा फैमिली मेंबर्स उधर ही रहते, दे आर इंडियन ओरिजिन। ठीक है ना? उन लोगों ने इंडिया आया घूमने के लिए, तो उनके लिए देखा जाएगा। ओके, बोलो क्लियर है आप सब? तो स्टेटस में सिटीजनशिप उतना मैटर नहीं करता है। हेलो? हेलो? Yes, sir. अब एक पॉइंट और लिखेंगे तो मोरलेस हम लोग का ये चैप्टर का डिटेल्स हो जाएगा। एक पॉइंट और लिखेंगे और फिर जब हम लोग सॉल्व करेंगे उससे हम लोग क्लियर कर लेंगे जो डीम्ड रेसिडेंट होता है उसके लिए क्या रूल्स है, वो आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यस। तो एक लाइन लिखो, ये जो आप इंसिडेंट्स बताया ना, इसी में एक लाइन लिखना है। एनी रेमिटेंस are not considered for tax incidents. सर इसका मतलब क्या हो रहा है? रेमिटेंस पता है ना, मतलब कोई भेजे पैसा। अगर कुछ रेमिटेंस हो रहा है, इस केस में टैक्स में मतलब टैक्स इंसिडेंट्स में उसको कंसीडर नहीं करोगे। सर रेमिटेंस क्या होता है पता है? ये लास्ट 2 इयर्स इंडिया को रेमिटेंस मिला, हाईएस्ट रेमिटेंस, वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस मिला। पता है ना आप लोग को या नहीं? नहीं सर। नहीं पता? ओके। रेमिटेंस क्या होता है पहले समझते हैं। रेमिटेंस मतलब हम लोग का जितना भी इंडियन बाहर गए सर्विस के लिए, बिजनेस करने के लिए, यहाँ बिजनेस में सब कुछ देखा जा रहा है। कोई बाहर गए, वहां जाके बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वहां से अर्न करके इंडिया में भेज रहे हैं, अर्न किए उधर, रिसीव भी किए उधर, बाद में भेजे इंडिया, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है? तो मान लो आपका घर का कोई रिलेटिव, उनको बाहर में जॉब मिला, अमेरिका चले गए, वहां तो अर्न करते, वहां का बैंक अकाउंट में उनका पैसा जमा होता है,
लेकिन बाद में क्या करते, साल में 2 बार कभी कभी उन्होंने घर में पापा है मम्मी है तो घर में कुछ पैसा भेज देते। ये जो भेज रहे पैसा ना उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो फास्ट रिसीव मैटर करता है, रेमिटेंस इसके लिए मैटर नहीं करेगा। फास्ट रिसीव कहाँ किए बोलो, बाहर में किए तो रिसीव्ड ही देखा जाएगा, लेकिन बाद में भेज रहे कहाँ, रेमिटेंस, इसको देखोगे नहीं स्टेटस का मतलब इंसिडेंट्स के लिए। अब बोलो समझ में आया रेमिटेंस क्या हो रहा है? Yes, sir. हाँ, जैसे मान लो यहाँ हम आप लोगों से अर्न किए फीस और मेरा लड़का बाहर पढ़ते बाहर भेजे उनको पैसा, आप लोग नहीं जमा किए उनके अकाउंट में, हम भेजे तो ये रेमिटेंस हो जाएगा। रेमिटेंस अमेरिका को मिला। इसी तरह अगर मेरा लड़का बाहर जॉब करता है, वो हर महीना उनका ये नहीं कि यहीं का बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, उधर ही रिसीव करते, लेकिन रिसीव हो गया फास्ट रिसिप्ट, इसके बाद यहाँ भेजते हमको पैसा, तो जो भेजे उसको रेमिटेंस बोलोगे। और लास्ट 2 इयर्स इंडिया को सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस मिला, जितना भी कंट्री, चीन, पहले चीन को ज्यादा रेमिटेंस मिलता था, अभी इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला, मतलब पैसा बाहर से आया, ठीक है ना। तो जो एनआरआई में रहता है वो अल्टीमेटली इंडिया का डेवलपमेंट में ही काम में आता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है ना, सब अच्छे जब बाहर चले जाएंगे तो इंडिया में क्या रहेगा, यही प्रॉब्लम होता है। खैर धीरे धीरे डेवलप करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो बोलो यहाँ रेमिटेंस को नहीं देखोगे, ऑलवेज फास्ट रिसीव को कंसीडर करोगे। बोलो ये सारा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी धीरे धीरे चलते, अब एक बार पेस पकड़ लेंगे ना तो अच्छा से होते जाएगा। हाँ बोलो बोलो। टैक्स इनकम जो है उसका क्या? थोड़ा सा साउंड में हो रहा है, अनटैक्स इनकम। हाँ सर। अच्छा, अगर अनटैक्स तो नहीं है, मतलब एग्जम्प्टेड इनकम उसको बोलते हैं, है ना, उस पर टैक्स नहीं देना है तो टैक्सेबल इनकम में काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो रेमिटेंस को काउंट ही नहीं करोगे इसमें, टैक्सेबल इनकम में आएगा ही नहीं उसको, ठीक है ना, उसके लिए मतलब इंसिडेंट्स में उसको देखना नहीं है, राइट। ओके, तो आज यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट डे अब अगर आप लोग के पास फिजिकली मैट आप लोग को है तो बोलोगे, हम लोग का व्हाट्सएप करोगे तो भेज देंगे, नहीं तो अभी फिलहाल आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास पीडीएफ फॉर्म से प्रैक्टिस शुरू करेंगे इस चैप्टर से, ठीक है ना। यस, आज यहीं पे रखते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, तो PDF वो प्रिंट नहीं हो पा रहा है, मतलब वो किसी को सेंड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये तो है, नहीं तो सबको सेंड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप डाउनलोड कर। नहीं, मतलब कि प्रिंट करने के लिए भी तो भेजना पड़ेगा। अगर जैसे कि 4 बुक्स हम लोग को मिल रहा है हम्म ट्यूशन से, हम्म लेकिन वो कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट में ना नहीं है, हम्म तो हम कैसे परचेस करें? नहीं अब परचेज यहाँ ये करो ना, वो लोग भेज देगा आपको, आप यहाँ से लेके जा सकते हो, बाहर डिस्टेंस में रहते हो तो फिर आप बोलोगे तो उसके हिसाब से वो लोग बात कर लो, एक बार व्हाट्सएप करो या बात करो, ठीक है ना, ग्रुप में हम लोग का टीम में बात करो, वो लोग पे कर देंगे, ठीक है ना। ओके ओके ओके।